हेलो गाइस, आ गई हूँ अनुपमा सीरियल की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी मज़ेदार ट्विस्टों की है, जिसमें भरमार आप लोगों को आएगा आनंद अपार। बशर्ते की वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं मेरे साथ आज की कहानी। दिखाया जाता है कि अनुज अनुपमा दोनों राधा कृष्ण के मंदिर में होते हैं और पूजा कर रहे होते हैं। तभी अनुपमा मोली उठाती है वहाँ थाली में रखी हुई, और फिर अनुज से कहती है कि आइए धागा बांधते हैं। और अनुज और अनुपमा दोनों धागा बांधने लग जाते हैं। तो अनुज भी धागा बांधते हुए सोचता है कि आधा मिल जाए। इधर अनुपमा सोचती है कि भगवान जी आज आपने कॉन्ट्रैक्ट दिलाकर बहुत अच्छा किया। तभी दोनों धागा बांधते बांधते एक साथ आध्या के बारे में सोचने लग जाते हैं। अनुपमा अनुज की तरफ देखती है कि कम से कम इसको उम्मीद तो होगी कि आध्या जिंदा है, नहीं तो इसको तो उम्मीद ही नहीं थी कि आध्या जिंदा है। तो फिर दोनों ही मोली बांधते हैं और बांधते बांधते सोचते हैं कि भगवान जी आध्या को मिला दीजिए। अनुज कहता है कि भगवान जी अभी तक तो मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन आध्या दिखने के बाद मुझे उम्मीद हो गई कि मेरी बेटी मुझे मिल जाएगी। तो प्लीज़ भगवान जी मेरी बेटी को मुझसे मिला दीजिए। और तभी एंट्री होती है आध्या की। आध्या मंदिर की बेल बजाती है और दर्शन करके जैसे ही वापस जाने लग जाती है, तो अनुज और अनुपमा दोनों को एक साथ एहसास होता है कि यहाँ पर आध्या है। और दोनों पीछे मुड़कर जैसे ही देखते हैं तो आध्या वापस जा रही होती है। और तभी पीछे से कोई आध्या को आवाज़ लगाता है, प्रिया बेटा। और फिर आध्या पीछे मुड़कर जैसे ही देखती है, दोनों पहचान लेते हैं कि ये तो हमारी आध्या ही है। और फिर वो औरत आध्या को ले जाती है। तो फिर दोनों पीछे पीछे भागते हैं। इधर अनुपमा चिल्लाती है बेबली मेरी बेबली, इधर अनुज चिल्लाता है आध्या, और दोनों पीछे काफ़ी दूर तक भागते हैं उसके। लेकिन आध्या दोनों को नहीं देख पाती। आध्या को नहीं पता कि यहाँ पर तेरे मॉम डैड हैं। वो चली जाती है उस औरत के साथ, और अनुज और अनुपमा चिल्लाते रह जाते हैं और गाड़ी के बहुत दूर तक पीछे भागते हैं। फिर अनुज कहता है कि तूने देखा ना, ये हमारी आध्या ही थी। अनुपमा कहती कि हाँ हमारी बेबली ही थी, हमारी छोटी ही थी, और वो इसी शहर में है। और लेकिन वो हमें देखकर चली क्यों गई, लेकिन उनको नहीं पता कि आध्या ने उन्हें देखा ही नहीं। फिर अनुज कहता है कि देखो मेरा ये मैंने कहा था ना कि आध्या को मैंने देखा था। और अनुपमा कहती है कि हाँ आप सही थे और आध्या यहीं पर है। और अनुपमा कहती है कि अब तो उसको ढूंढना मुश्किल नहीं है, हम उसको ढूंढ लेंगे। और अनुपमा कहती है कि ऐसे हमें देखकर चली क्यों गई। फिर अनुपमा रोती है कि मेरी बेबली वापस आ जाओ प्लीज़। अनुज भी चिल्लाता है कि आध्या प्लीज़ आ जाओ। फिर अनुपमा कहती है कि हे राम, मैंने तो गाड़ी का नंबर भी नहीं देखा, नंबर देख लेते तो कम से कम हम आध्या को ढूंढ सकते थे। फिर कहती कि नहीं चिंता की बात नहीं है, हम फिर भी आध्या को ढूंढ लेंगे। अब तो इसी शहर में है तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आध्या हमें जरूर मिल जाएगी। और अनुज को उम्मीद बंधाती है कि अब देखो हमारी आध्या भी हमें मिल गई है। तो इस पर अनुज कहता है कि हाँ हमें आध्या जरूर मिल जाएगी, हम आध्या को ढूंढ कर ही रहेंगे। इधर अनुज अनुपमा अपनी बेटी के लिए रोते रह गए, लेकिन आध्या गाड़ी में बैठ कर निकल गई। आध्या गाड़ी में तो बैठ गई, लेकिन बहुत ही परेशान लग रही है, अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तो तभी वो औरत आवाज़ देती है कि प्रिया बेटा आओ, मम्मी गोदी में सिर रख कर लेट जाओ। और पता नहीं क्यों लगता है आध्या के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर है। आध्या चुपचाप उस औरत की गोदी में सिर रखकर लेट जाती है। और फिर वो औरत बड़ी ही खुश होती है और बड़ी प्रसन्न लगती है, लेकिन आध्या बहुत ही दुखी लगती है। तो फिर जब आध्या उसकी गोदी में सिर रखकर लेटती है तो याद करती है उन पलों को जो उसने बचपन में अपने मम्मी पापा के साथ बिताए थे। कैसे कितनी खुश रहती थी वो अपने माँ बाप के साथ जब बीच पर घूमने के लिए जाती थी। फिर याद करती है उन बातों को जब घर पे वो गिफ्ट मांगती थी और जब उसको प्यार करते थे उसके मम्मी पापा। फिर याद करती है अमेरिका में वो चीज़ें जब उसकी माँ ने उसको बचाया था और उसके पापा कैसे उसको प्यार करते थे। लेकिन वो भी याद करती कैसे वो अपनी माँ को टॉर्चर करती थी। पार्टी में आई वो माँ को धक्का दे दिया, और जैसे ही पहली बार अमेरिका में अपनी माँ से मिली थी तो उसको छोड़कर भाग गई थी। तो इस तरह से वो सारी बातें याद करती है उस औरत की गोद में सोई हुई। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। इधर हार्दिक वनराज को कहता है कि थैंक यू सो मच, आपने आशा भवन की बहुत अच्छी कीमत मुझे दिलाई। मुझे तो लगा ही नहीं था कि आशा भवन मुझे इतनी कीमत देकर जाएगा। मुझे तो लगा था कि इन फटीचरों ने मेरे आशा भवन पर कब्जा कर लिया है। तो वनराज कहता है कैसे नहीं मिलती इतनी कीमत, मैं जो हूँ बीच में, इस प्रॉपर्टी को
टूटना ही होगा और ये जल्दी ही ये फर्नीचर लोग बाहर होंगे, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के टूटने के मतलब आशा भवन के टूटने के साथ साथ मैं किसी का घमंड भी टूटता हुआ देखना चाहता हूँ। और वनराज कुछ सोचने लग जाता है। किंजल मीनू से पूछती है कि ऐसा क्या कहा सागर ने कि तुम रोते हुए आशा भवन से बाहर आ गई। और इतनी देर में पाखी आती है और चिल्लाने लग जाती है कि व्हाट द हेल, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझे वहाँ छोड़कर, और तुम यहाँ पर आराम से बैठी गप्पे लड़ा रही हो। मुझे वहाँ अकेले गाड़ी में छोड़ आई और गाड़ी भी नो पार्किंग में खड़ी कर दी। लोग आ के मेरे सिर चढ़ने लगे, मुझ पर हंगामा करने लगे। इस पर किंजल कहती है कि पाखी तुम्हें गाड़ी चलानी आती थी ना, तुम आ गई ना घर, फिर क्यों चिल्ला रही हो। लेकिन पाखी को तो हमेशा हंगामा करने की आदत होती है और वो हंगामा कर ही रही होती है। कितनी देर में वनराज आ जाता है और कहता है क्या हुआ। तो पाखी कहती है कि पापा ये दोनों मुझे कॉफ़ी के बहाने पार्किंग में छोड़कर चली गई और पता नहीं ये दोनों कहाँ गई थी। तो इस पर मीनू कहती है कि वहाँ पर जैसे ही मैं मामी के पास आई तो एक औरत बेहोश हो गई थी और हम उसको हॉस्पिटल ले गए और हमारे दोनों की फ़ोन बंद हो गए थे, इसलिए हम तुम्हें कॉल नहीं कर पाए। तो इस पर पाखी कहती है कि तुम बहाना क्यों बना रही हो, तुम दोनों के ही फ़ोन बंद हो गए क्या। तो फिर मीनू कहती है कि मैं तो जाना भी नहीं चाहती, तुम्ही ने भेजा था मुझे वॉलेट देकर भाभी के पास, मैं तो कह ही रही थी कि तुम चली जाओ, तुम गई क्यों नहीं। इस पर किंजल कहती है कि तुम्हें तो टैन आता है ना, धूप में निकलने पड़ते तो पैर दुखते हैं ना, इससे तुम नहीं आई। तो पाखी कहती है कि अच्छा मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगा रही तुम दोनों। पाखी कहती है कि तुम दोनों झूठ मत बोलो, क्या दोनों की बैटरी डेड हो गई और दोनों ने प्लान बनाया मुझे वहाँ पर गाड़ी में बंद करके और दोनों आ गई तुम किसी से मिलने के लिए। तो इस पर मीनू कहती है कि मुझे शौक नहीं है तुम्हारी तरह एलिगेशन लगाने का। और किंजल भी कहती है कि तुम झूठे एलिगेशन लगा रही इसलिए हम तुम्हारे एलिगेशन का कोई जवाब नहीं देने वाले। और मीनू वहाँ से अपना पर्स उठाती और चली जाती है और फिर किंजल भी साथ साथ पर्स उठाती और चली जाती है। तो पाखी कहती है कि देखो पापा ये क्या कर रहे हैं। तो तोसू कहता है कि अरे तू इतना भी नहीं कर पाई, तू इतनी लूजर है कि तुझे वो गाड़ी में बंद करके दोनों चले गए, तू उन पर नज़र नहीं रख पाई। पाखी कहती है कि तोसू भाई तुम तो चुप ही रहो, ये काम मेरा नहीं तुम्हारा है, फिर भी मैं तुम्हारा काम करने के लिए गई थी और फिर तुम मुझे ही सुना रहे हो कि तुम नज़र नहीं रख पाई। अरे तुम नज़र रखो ना उसके ऊपर, उनके ऊपर, तो काम तुम्हें पापा ने सौंपा हुआ है। तो फिर तोसू और पाखी बुरी तरह से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लग जाती है और वनराज दोनों को डांटता है, कहता है कि बंद करो, तुम क्या कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लग जाते हो। तो फिर इस पर तोसू चुप नहीं रहता, कहता है कि पापा ये है ही ऐसी, ये काम बिगाड़ने में तेज है, कभी भी ये काम पूरा कर ही नहीं पाई, लूजर कहीं की। फिर पाखी तोसू को लूजर कहती है और वनराज दोनों को डांट कर वहां से चला जाता है। अनुज और अनुपमा मंदिर से आते हैं और मन में एक उम्मीद और एक खुशी लिए हुए आते हैं कि आद्या इसी शहर में है। और तभी बापूजी सामने दिखाई देते तो अनुपमा चिल्लाती बापूजी, और सभी एकदम से खुश हो जाते हैं अनुज अनुपमा को देखकर। अनुपमा आती है, बापूजी के पाँव छूती है और आशीर्वाद लेती है और फिर कहती है कि बाबूजी ये घर आपके बिना सूना हो गया था, देखिए अब ना कैसे चहकने महकने लगा है। बाबूजी आप इतने दिनों तक बाहर रहे, हमें बहुत ही ख़राब लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और इस तरह से बातें करती है तो फिर अनुज भी बाबूजी के पैर छूता है और आशीर्वाद लेता है। तो फिर बापूजी कहता है कि तुम दोनों इसी तरह हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहो। और फिर अनुपमा कहती है कि बापूजी बहुत दिन में बाद आए हो, आपके बिना मन ही नहीं लगा, आपके बिना कितना सूना था ये घर। इतनी देर में अन्ना आता है और चाय रख के कहता है कि ये चाय रखिए पी लेना, और फिर मुंह फुलाकर खड़ा हो जाता है। तो फिर अनुपमा कहती है कि आपको क्या हुआ। बापूजी अन्ना को मनाने लग जाते हैं, कहते हैं कि अन्ना मान जा, अन्ना ओहो मान जा। फिर अन्ना कहता है कि वहीं रहो अपने दोस्तों के साथ, हमारा क्या फिक्र है तुम्हें, तुम अपने दोस्तों के साथ ही पियो ये चाय भी जाकर, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। तो इस पर फिर हसमुख फिर से मनाने लग जाता है अन्ना को, और फिर अन्ना के पास आता है और अन्ना को बच्चों की तरह मनाने की कोशिश करता है, लेकिन अन्ना नहीं मानता है। तो फिर अन्ना एक कान में कहता है कि तुम्हें इंदिरा की कसम, और इतना कहते ही अन्ना मान जाता है। और फिर आनंदिता कहती है कि ऐसा क्या कह दिया बापूजी ने कान में कि अन्ना इतनी जल्दी मान गए। तो अनुपमा भी समझ जाती है कि क्या कहा है बापूजी ने कान में, और वो हंसने लग जाती है। और फिर बापूजी कहते कि इंदिरा जी का कोई फ़ोन आया। तो अनुपमा कहती कि नहीं कोई फ़ोन नहीं आया और हमने भी नहीं किया, ये सोचा कि क्यों डिस्टर्ब करना है। तो फिर बापूजी कहते अगर आज फ़ोन नहीं आता है तो कल हम इंदिरा जी को पक्का फ़ोन करेंगे। बोले ठीक है। इतनी देर में अनुज आकर बापूजी को बताता है कि बापूजी हमारी आद्या जिंदा है, आद्या मिल गई। तब सारे चौंक कर देखने लग जाते हैं
अनुज बताता है कि आद्या मंदिर में मैं मिली तो, लेकिन बापूजी सोचता है कि अनुज की दिमागी हालत थोड़ी ख़राब है, इसलिए क्या पता अनुज झूठ बोल रहा हो या फिर अनुज को केवल एहसास हुआ हो, ना देखा हो। लेकिन अनुज को दिखाने के लिए सारे खुश हो जाते हैं। तो फिर अनुपमा कहती है कि अनुज को कि नंदिता पूछती कि नंदा आशा कहाँ है। नंदिता कहती है कि आशा अपने रूम में सो रही है। तो फिर अनुपमा कहती है कि आप जाइए ना, आशा आपको बहुत मिस कर रही होगी। अनुज को भेज देती है और फिर बापूजी को बताती है कि बापूजी हमारी आद्या जिंदा है, हमने आज उसको मंदिर में देखा था। दिखाया जाता है कि एक औरत आद्या के बाल काट रही है और उसका बाल काट के लुक पूरा चेंज कर देती है और आद्या को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल चुपचाप सी है आद्या अपने बाल कटवा रही है, क्योंकि आद्या वहाँ से भाग भी नहीं सकती और उसको कुछ बोल भी नहीं सकती उस औरत को। और वो बड़ी खुश होकर आद्या के बाल काट रही है और कह रही है देखो कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी का लुक कितना प्यारा लग रहा है। और फिर एक जैकेट लेकर आती है, कहती है कि ये पहन के देखो, तुम्हें ये वाली प्रिंटेड जैकेट पसंद है ना, ये पहन के देखो। फिर आद्या बुरी तरह से देखती है और फिर दिखाया जाता है कि दोनों माँ बेटी का एक खुशी के मोमेंट का एक फोटो दिखाया जाता है। फिर आद्या को वो जैकेट पहनाती है तो आद्या जैकेट पहनना नहीं चाहती, लेकिन जबरदस्ती जैकेट पहना देती है। आद्या मना भी करती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन कहती है नहीं तुझे पसंद है और मैं तुझे तेरे लिए लेकर आई हूँ, जैकेट पहनकर देखो बेटा। और वो औरत बहुत ही लाड प्यार दिखा रही होती है और आद्या उसके पास बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल फील कर रही है। आद्या कहती है कि मम्मी मुझे बाहर जाना है। फिर कहती है कि अभी मंदिर होकर तो आए हैं हम बाहर, और तू बाहर कहाँ जाएगी। कहती है कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, मुझे इस कमरे में घुटन होती है, आप मुझे अकेले इस रूम में रखते हो, मुझे नहीं रहना इस रूम में, मैं घुट घुट के मर जाऊंगी मम्मी इस रूम में। लेकिन वो औरत उसकी एक बात नहीं सुनती, कहती नहीं बेटा बाहर बहुत बुरी दुनिया है, वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगी, इस बुरी दुनिया में मैं तुम्हें नहीं भेज सकती। लेकिन आद्या जो है रोने लग जाती है, कहती है कि मेरी एक ही फ्रेंड है, वो भी मुझसे मिलने आती, मैं उससे मिलने नहीं जा सकती। मम्मी मुझे कैफे में जाकर कॉफ़ी पीनी है, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, मुझे प्लीज़ जाने दो। लेकिन वो औरत मना करती है कि नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं जाने दूंगी। फिर आद्या कहती है कि आपने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी, मेरे साथ आप क्या क्या करेंगी। और फिर आद्या कहती है कि मैं भाग जाऊंगी और उस औरत को छोड़कर जाने लगती है। तो जैसे ही वो गेट खोलने लगती है तो वो गिलास फेंक के मारती है कांच का और कहती है कि मम्मी का निशाना बड़ा पक्का है, निशाना मैंने लगाया नहीं, मैंने गलत लगाया था, इसलिए तू बच गई। लेकिन आद्या बुरी तरह से डर जाती है उसका इंसिडेंट देखकर और वो कहती है कि तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं पर रहेगी। आद्या देखती रहती है उसको और वो आकर पास कहती है कि बुरी तरह से आंखें निकाल कर कहती है कि मेरे दिमाग को सटका मत, अगर मेरे दिमाग में सटक गई ना तो मैं तेरी जान ले लूँगी, लेकिन मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी। आद्या बुरी तरह से डर जाती है और वो औरत आद्या को गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन आद्या उसके गले लगना नहीं चाहती। आद्या उसका रूप देख देख कर बुरी तरह से डरी हुई है और कहती है कि मेरा दिमाग मत खराब कर, नहीं तो मैं तुझे और भी बुरी तरह से बंद कर दूंगी। ये तो अभी एक रूम में ही बंद किया है। लेकिन आद्या को तो सजा मिल गई है, आद्या अब बुरी तरह फंस चुकी है। ये नहीं पता कि आद्या क्या बोलकर इन लोगों के साथ फंसी है। और फिर आद्या सोचने लग जाती है अपनी माँ के बारे में कि मैंने अपनी माँ के साथ क्या किया था, कितना बुरा किया था मैंने अनुपमा के साथ। वो सारी बातें सोचती है कि अनुपमा को कैसे धक्का देकर निकल जाती थी रूम से, अनुपमा का कैसे हाथ मोड़ देती थी। तो ये सब सारी चीज़ें आद्या सोचती है और बुरी तरह से रोने लग जाती है। आद्या रिक्वेस्ट करती है कि मम्मी मुझे प्लीज़ बाहर जाने दो, मैं यहाँ मर जाऊंगी। लेकिन वो औरत कहती है कि तू बाहर जाएगी तो मैं तेरे बिना मर जाऊंगी, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत बुरी है, वो तुम्हें मुझसे छीन लेगी। लगता है ये औरत कुछ पागल है, मतलब दिमाग से कुछ इसका ऐसा कनेक्शन है आद्या के साथ कि आद्या को खोने के डर से आद्या को बाहर नहीं भेज रही है। और बेचारी आद्या रोती रहती है और अपनी मम्मी को याद करती रहती है कि कैसे अनुपमा उसको प्रोटेक्ट करती थी हर जगह से, कैसे अनुपमा उसको प्यार करती थी, लेकिन वो अनुपमा से किस तरह से नफरत करती थी। आद्या को भी महसूस हो रहा है कि जितनी अनुपमा ने नफरत की थी आज उसे उसकी सज़ा मिल रही है। अनुपमा जैसे उसके पास आती थी वो दूर भगाने की कोशिश करती है और अब यही हो रहा है इसके साथ। जैसे ही औरत पास आने की कोशिश करती है आद्या उसको दूर भगाने की कोशिश करती है। तो देखते हैं दोस्तों आद्या इस नरक से कैसे निकल पाती है। अनुपमा कहती है लेकिन बाबूजी वो कहाँ है ये पता
पता नहीं है। तो बापूजी कहते हैं कि इतना पता चल गया तो और पता चल ही जाएगा। फिर सागर कहता है कि अनुड़ी जब आद्या है ही तो फिर वो आपसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं करती। फिर नंदिता कहती है चलो आपसे तो नफरत करती है लेकिन वो अनुज जी से तो मिलने की कोशिश कर ही सकती है, अपने पॉप से तो बहुत प्यार करती है। तो फिर अनुपमा कहती है कि ये सारे सवाल तो मेरे मन में भी आए थे जब मैंने आद्या को देखा था, लेकिन अनुज की ऐसी हालत देखकर मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं उनसे कुछ पूछूं। और ये बहुत सारे, ये भी यही सवाल नहीं, बहुत सारे सवाल हैं कि आद्या अमेरिका थी, अमेरिका से इंडिया कैसे आई, फिर इंडिया में वो किसके घर रह रही है, फिर इसी शहर में कैसे आई। तो ये सारे सवाल मेरे मन में भी गूंज रहे हैं, लेकिन इन सारे सवालों का जवाब मैं लूँ किससे। अनुज ऐसी हालत में नहीं है कि मुझे वो इन सारे सवालों के जवाब दे। बाबूजी कहते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, अगर भगवान ने हमें इतना इशारा दिया है कि हमारी आध्या हमें दिखाई है वो जिंदा है, तो आगे भी भगवान सब कुछ ठीक करेगा, तू चिंता मत कर, वो हमें मिल ही जाएगी। तो फिर इस पर अनुपमा कहती है कि हाँ बाबूजी, उम्मीद का दायरा बढ़ गया है और हमारा जो खोज का दायरा था वो छोटा हो गया है, तो इसलिए जल्दी मिल ही जाएगी। दिखाया जाता है कि वो औरत बुरी तरह से आध्या को जकड़ लेती है और कहती मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, लेकिन आध्या कहती है कि मम्मी मुझे छोड़ो, मुझे दुख रहा है, मुझे जाने दो, लेकिन वो उसको छोड़ ही नहीं रही होती है। और उधर से एंट्री होती है डीन की। जी हाँ दोस्तों, जिसके पास अनुपमा कैंटीन का कॉन्टैक्ट लेकर गई थी वो उसी ने आध्या को गोद ले रखा है। और वो आता है और आध्या को छुड़वाने की कोशिश करता है, कहता है मेघा ये तुम क्या कर रही हो, और आध्या को उसकी जकड़ छुड़वाता है और कहता है कि जाओ बेटा तुम ना टेरिस पे थोड़ा टहल लो। और मेघा को समझाने की कोशिश करता है कि मेघा तुम ये क्या कर रही हो, तुमने इस बच्चे का जीना आराम कर दिया, तुमने इसका स्कूल बंद करवा दिया, इसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया, अब तुम क्या करोगी, इसको जान से मारोगी क्या। और कहता है कि जाओ बेटा तुम थोड़ा सा टेरिस पे ही घूम लो और बाहर आंगन में चले जाओ, दूसरे रूम में चले जाओ। तो इस पर मेघा कहती है कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगी, उसको इसी रूम में रखूंगी, वो मेरे से दूर चली जाएगी। और कहता है कि तुम उसे मुझसे दूर भेजोगे, लेकिन डीन उसको काफी समझाता है और आध्या उसकी पकड़ से छूटकर बाहर आ जाती है। अनुपमा कहती है कि जी बाबूजी, अगर भगवान ने इतना इशारा हमें दे ही दिया है तो मिलवाएगा भी। और फिर कहती है कि हे कान्हा जी, मेरी बेटी का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे वो बहुत परेशान सी लग रही थी, प्लीज ध्यान रखो मेरी बेटी का। फिर मेघा कहती है डीन को कि आपने उससे मुझसे दूर कर दिया, वो बाहर चलेगी। तो फिर डीन कहता है कि कहाँ चलेगी, घर में ही तो है, तुम तो उसको रूम से भी बाहर नहीं जाने देती, अरे ऐसे रखोगे तो बच्ची कैसे जी पाएगी, कैसे रह पाएगी, तुम तो उसको मारने पर तुली हुई हो, और अगर तुम इतना उसको बांध के रखोगी और अगर वो तुम्हें छोड़कर चलेगी तो फिर तुम क्या करोगी। तो फिर वो कहती कि तब तो तुमने मुझे बचा लिया था, लेकिन अब मुझे कोई नहीं बचाएगा। और मैं अपने आप को, फिर इशारा करती नस काटने और कहती मैं अपने आप को मार लूंगी और मैं अपने आप को जिंदा ही नहीं रखूंगी। तो फिर इस पर डीन कहता है कुछ नहीं होगा और ना ही वो कहीं जाएगी, ना ही तुझे कुछ होगा। तो कहती है कि नहीं, वो अगर रूम से बाहर गई है तो वो घर से बाहर भी जा सकती है, उसको लेकर आओ, वो चली जाएगी। डीन उसको काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पागलपन जो काबू आ ही नहीं रहा और वो बिल्कुल पगला जाती है। कहती है कि मैं अपने आप को काट लूंगी, अपने आप को मार लूंगी अगर वो मेरे पास नहीं आई तो, और अगर वो इस रूम में नहीं रही तो। इस पर डीन उसको गले लगाता है और सांत्वना देने की कोशिश करता है। अनु कहती है कि मुझे पता चल ही गया है कि मेरी बेटी इसी शहर में है, अब चाहे जो भी हो, मेरे से वो कितना ही नाराज हो, अपनी माँ से नाराज हो सकती है, लेकिन उसको पकड़कर उसके पॉप्स के पास लेकर ही आऊंगी, क्योंकि ये माँ भी बहुत ढीठ है। उसको पकड़कर उसके पापा के सामने खड़ा कर दूंगी और कहूंगी बात कर अपने पॉप से, और क्यों गई थी उसको छोड़कर, क्योंकि ये माँ बहुत ढीठ है और मैं उसको लेकर ही आऊंगी। और दोस्तों फिर आता है वो लम्हा जब दिखाई देगा बा और बाबूजी का प्यार। तो बा आती है धूप करने के लिए और देखती है कि आज तो आने वाले थे, देखती हूँ आए हैं या नहीं, दिखाई तो नहीं दे रहे। पर इतनी देर में बापूजी तौलिया सुखाने के बहाने बाहर आते हैं, तो बा को बापूजी आते दिखाई देते तो बड़ी खुश होती है। फिर बापूजी उसको इशारा करते हैं और इशारों में बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो इस पर बा बड़ी खुश होती है और उनके लिए गाना बजता है, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। और फिर
दोनों आकर दीवार के ऊपर मिलते हैं और बापूजी बा को गिफ्ट दिखाते हैं तो बा बड़ी खुश होती है और बा कहती है कि देख ना हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह मिल रहे हैं। बापूजी भी यही कहते हैं कि अगर कोई हमें मिलते हुए देख ले तो क्या कहेगा, आजकल ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलते, चोरी चोरी चुपके चुपके जैसे हम मिल रहे हैं। और बापूजी फिर बा को गिफ्ट देते हैं और बा बड़ी ही खुश हो जाती है गिफ्ट देखकर। बा कहती है बापूजी को कि आप अगर आ ही गए हैं और इतना प्यार करते मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं तो आप दीवार के इस पार क्यों नहीं आ जाते, कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे। तो बापूजी कहता है कि लीला मैं आज ही आया और झगड़ा करना नहीं चाहता। तो लीला कहती है मैं भी तो झगड़ा करना नहीं चाहती। तो कहता है कि तुम इस दीवार के इस पार आ जाओ। कहती है क्यों, मैं मेरे बेटे और परिवार को छोड़कर पराए लोगों के साथ रहने क्यों आऊँ। फिर बापूजी कहते हैं कि मैं मेरी बेटी को छोड़कर तुम्हारे साथ रहने क्यों आऊँ। तो इस पर बा नाराज होकर जाने लग जाती है। तो फिर बापूजी कहते हैं कि लीला अगर लाया हूँ तो गिफ्ट तो ले ले, मैं तेरे लिए बड़े प्यार से लाया हूँ। तो इस पर फिर बा वापिस आती है और बापूजी बा को कहते हैं कि मैं तेने चाहूँ छूँ गुजराती भाषा में, और मैं तेने प्यार करूँ छूँ। और फिर बा गिफ्ट लेती है और भाग जाती है और भागते भागते बाय करती है हंसकर। फिर बापूजी भी हंस देते हैं और फिर मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि गुस्सा तो करती है लेकिन प्यार अभी भी बहुत करती है, और फिर मुस्कुराते रहते हैं। फिर दिखाया जाता है कि आद्या टेरिस पर पानी पीने के लिए आती है और जैसे ही पानी पीती है तो पानी पीते पीते दिखाई देता है उसको वही टिफिन जो अनुपमा डीन को देकर आई थी ऑफिस में। और आद्या टिफ़िन को देखती है तो टिफ़िन को जैसे ही टच करती है तो उसको अपनी मम्मी की याद आती है, लगता है ये मम्मी का भेजा हुआ टिफ़िन है। फिर आद्या उसको खोलकर खाने की खुशबू सूंघने की कोशिश करती है और खाने की खुशबू पहचानने की कोशिश करती है। तो खुशबू से उसको अनुपमा का बनाया हुआ खाना लगता है। फिर टिफ़िन को पूरा खोलती है और देखती है तो फिर थोड़ा सा उचक कर देखती है तो कहती है कि मम्मी, और उसको मम्मी की याद आ जाती है। फिर आद्या सोचती है कि मम्मी कहाँ से होंगी, ये जो दिल में होता है ना उस दिमाग उसी को देखने लग जाता है और दिमाग उस चीज़ को हावी कर देता है। ये सोचते सोचते आद्या थोड़ी सी मिठाई खाती है और फिर से उसको अपनी मम्मी की वही खुशबू वही खाना पहचान में आ जाता है। लेकिन फिर सोचती है कि मेरे दिमाग का वहम है और टिफ़िन को बंद करके रख देती है। उधर अनुपमा अपनी बेटी के लिए प्रे करती है कि कान्हा जी मेरी बेटी का ध्यान रखो, मेरी बेटी मुझे परेशान लग रही थी, अगर उसको कुछ मत होने देना, और अगर उसको कुछ हो भी, उसको कुछ प्रॉब्लम भी हो तो उसको सहने की उसको ताकत देना, कान्हा जी ध्यान रखो। वो इस तरह प्रे कर रही होती है और उधर आद्या रोने लग जाती है टिफ़िन रख के और कहती है कि मम्मी कहाँ से आएंगी इस शहर में, मुझे तो नहीं पता कि मम्मी यहाँ पर है भी या नहीं, मम्मी को ये नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ तो मुझे कौन ढूंढेगा, और मम्मी नहीं आ सकती और मुझे इस नरक से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। तो दोस्तों अब आद्या को अपनी मम्मी याद आने लगी है और उधर अनुपमा को भी एहसास होता है कि मेरी बेटी प्रॉब्लम में है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि कोई लेडी पड़ी हुई है कचरे के ढेर में और लोग उसकी वीडियो बना रहे हैं। तब अनुपमा कहती देखो जिंदा है या नहीं है। अनुपमा जब होश में लाने की कोशिश करती है और जब उसकी बोरी को हटाकर देखती है तो देखती है ये तो इंदिरा जी हैं, और ऑटो को रुकवाने की कोशिश करती है लेकिन ऑटो रुकता नहीं है। तो फिर वो उसको रेडी पर लाद कर ले जाती हैं और कहती कि इंदिरा जी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, डरिए मत, मैं हूँ इंदिरा जी। और इंदिरा बुरी तरह डरी हुई है। तो ये इंदिरा की हालत कैसी हुई और आद्या किसके चुंगल में फंसी हुई है, इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे दोस्तों आपको आने वाली कहानी में। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।